सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज के बीए बीएड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस महामारी में आप लोगों ने जो घर में रहकर धैर्य दिखाया, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ऑनलाइन क्लास के द्वारा ही अध्ययन होगा जब तक सरकारी आदेश के अनुसार कॉलेज नहीं खुल जाते। तो आज हम ऑनलाइन क्लास में राजस्थान और 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में एक के बाद एक राजपूताना के शासकों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की और फिर किस प्रकार से उन शासकों ने या राजस्थान की जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। वो कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों से अंग्रेज राजस्थान में अपने पैर पसार पाए और यहाँ के शासकों को या यहाँ राजपूताना को उन्होंने अपने अधीन या गुलाम बना लिया। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित था एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में। 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारत में फिर ऐसा कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो सर्वोच्चता के साथ अपने उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। और 1707 के बाद उत्तर मुग़ल काल में अयोग्य शासक या दुर्बल शासक और फिर भारत में अंग्रेज़ों ने 1757 में पहले प्लासी के युद्ध, फिर बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत के इलाहाबाद की संधि के बाद उत्तर भारत के एक शासक बन गए। और समय के साथ ब्रिटिश सरकार ने जो व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी भारत में आई और भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली। व्यापार से उद्देश्य से आना और यहाँ की जो परिस्थितियाँ देखकर उन्होंने भारत में अपना सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली और उसके बाद उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। उसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान में भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी राजपूताना के शासक आपसी विद्वेष, आपसी टकरावों से आपस में लड़ झगड़ कर अपनी शक्ति को कमज़ोर कर रहे थे। उधर दक्षिण भारत में अगर देखें तो शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति का उदय हुआ, उस मराठा शक्ति ने राजस्थान पर मराठाओं ने समय के साथ विभिन्न भागों में विभाजित हो गए मराठा सरदार और उन्होंने राजस्थान में एक के बाद एक आक्रमण किए, लूटपाट की, खसोट की और यहाँ के सामंतों को शासकों के खिलाफ संरक्षण दिया। तो ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में राजपूत नरेश परेशान हो चुके थे मराठों के लूट खसोट से। उनको बार बार धन देकर से उनसे अपने राज्य को आक्रमण से बचाने के और उन्हीं के साथ मराठों के साथ ही साथ पिंडारियों के भी राजस्थान में आक्रमण हो रहे थे।
राजपूताना इस प्रकार एक अव्यवस्था की चपेट में आ गया और राजपूत शासक यहाँ के सामंतों के, मराठों के, पिंडारियों के से परेशान हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जो भारत में तत्कालीन परिस्थितियों में जो सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो चुकी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार से 1818 में संधियाँ की और लगभग 1818 में राजपूताना के लगभग सभी राज्यों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद अंग्रेज़ों ने राजस्थान में एक के बाद एक लूट खसोट, आर्थिक शोषण, संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग और यहाँ के शासक एक बार जब अंग्रेज़ों की अधीनता में चले गए उसके बाद अंग्रेज़ों से उन्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों से बाहर गुलामी से, अधीनता से बाहर निकलने के लिए राजस्थान के शासकों ने, सामंतों ने और जनसाधारण ने मिलकर सहयोग किया। बहुत सारे शासक अंग्रेज़ों की नीतियों से नाराज थे तो कुछ अंग्रेज़ों के समर्थक भी थे। तो 1857 की क्रांति में बहुत सारे शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगर ये लोग क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद 1857 क्रांति जो हुई उसका परिणाम ही अलग होते और हमारा इतिहास भी अलग होता। तो आज हम देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है। तो अगर हम देखें पहला कारण तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष, ब्रिटिश सरकार के प्रति भावना। ब्रिटिश अंग्रेजों ने राजस्थान में अधिकार कर लिया। अधिकार हो जाने के बाद भी राजपूताना के शासकों ने, यहाँ के सामंतों ने, यहाँ की जनता ने कभी भी अंग्रेजों को यहाँ का शासक स्वीकार नहीं किया। सॉरी, यहाँ का शासक स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज जो के राजस्थान में राजपूताना के साथ संधियां हो जाने से निस्संदेह राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, स्थायित्व आया, लेकिन जनता ने अंग्रेजों को कभी भी राजस्थान के शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राजस्थान की जनता के साथ जो शासकों के, सामंतों के, ठाकुरों के जो जागीरदार होते थे उनके साथ जो संबंध थे वो संबंध एक बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, गहरे संबंध थे। वो एक के बाद एक उनसे पारिवारिक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों की इस प्रकार की भू राजस्व नीतियाँ वगैरह ऐसी थी कि उनसे वो सारी व्यवस्था थी वो बदल गई। इसलिए पहली कारण तो यही था कि राजस्थान की जनता ने ब्रिटिश सरकार को कभी स्वेच्छा से, अपने मन से, इच्छा से कभी उनके शासन को स्वीकार ही नहीं किया। अंग्रेज़ों का शासन, सर्वोच्च शासन स्थापित होने के बाद जो राजा महाराजाओं के प्रति उनका आदर और सम्मान था वो हमेशा राजस्थान की जनता का बना रहा और अंग्रेज़ों के वो कभी समर्थक नहीं रहे। तो एक पहले से ही उनकी भावना ऐसी थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी या विरुद्ध थी। तो पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति अंग्रेज़ों की जो भावना है वो एक विपरीत भावना रही है। दूसरा, अंग्रेज़ों
का जो कारण रहा है, दूसरा कारण वह ये रहा है कि शासकों में असंतोष, शासकों में असंतोष। राजस्थान के शासकों का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, संघर्षशाली इतिहास रहा है। राजस्थान के शासकों ने जितना संघर्ष किया, अगर हम राजस्थान के शासकों में अगर एक मेवाड़ से ही देखें तो बप्पा रावल से लेकर एक के बाद एक महाराणा संग्राम सिंह तक, फिर महाराणा प्रताप तक एक लंबे संघर्ष की कहानी रहती है। उन्होंने मुगलों से इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष की प्रेरणा राजपूताना में बहुत पहले से रही है। लेकिन अंग्रेजों के सामने उनका इस प्रकार से हथियार डाल देना कि और अपनी सर्वोच्चता उनको सौंप देना, ये एक अलग प्रकार की संधि समझौते थे। और इन समझौतों से अंग्रेजों के प्रति जो शासकों की विचार थे कि उनके बाद उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां कर ली, संधियां करने के साथ ही अंग्रेज सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर गए और भारतीयों राजस्थान राजपूताना के शासकों के पास अपनी सेना भी नहीं रही। और इस परिस्थितियों में हम राजपूताना के शासक पंगु हो गए। उनके राज्य में रहते हुए भी वो राज्य उनका नहीं रहा, उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ा। अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियां थी, जैसे लॉर्ड डलहौजी की एक दमनकारी नीति, जो 1857 की क्रांति से पूर्व जो भारत का गवर्नर जनरल रहा, उन्हें राज्य हड़पने की नीति जो थी, गो निषेध की नीति, वेबकत जो सिद्धांत था उसका, उससे भी राजपूताना के शासक चिंतित थे। साथ ही राजपूताना के शासकों ने कभी भी अंग्रेज सरकार को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया। तो राजपूताना के शासकों में सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रयास किया कि अंग्रेजों को राजस्थान से नहीं भारत से बाहर निकाला जाए। उनमें नाम आता है मारवाड़ के मानसिंह का। मारवाड़ के महाराजा मानसिंह अंग्रेजों से प्रारंभ से ही अंग्रेजों के विरोधी थे। उन्होंने एक के बाद एक अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध विचार रखते थे, उनसे वो विचार विमर्श करते, उनसे अंग्रेजों को राज्य से देश से बाहर निकालने के लिए योजना बनाते। जो भी क्रांतिकारी या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष में शामिल थे उनको संरक्षण देते। जो एक के बाद एक अंग्रेज जो के खिलाफ जिन्होंने भी क्रांतिकारी योजना बनाई, वो लोग अंग्रेजों से छुपकर साधु के संतों के वेश में मानसिंह से मिलते, मानसिंह उनको संरक्षण देते, उनको सुविधाएं प्रदान करते। तो अंग्रेजों को भी ये पता था कि मानसिंह अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार के विरोधी कार्यों में संलग्न है। और जब अंग्रेज सरकार ने विलियम बेंटिंग के समय में अजमेर में दरबार का आयोजन किया, तो उसमें महाराजा मानसिंह उपस्थित नहीं हुए। राजपूताना के सभी शासकों को बुलाया गया, लेकिन उसमें मानसिंह नहीं गए। तो इससे क्या हो गया कि अंग्रेजों को इस बात का विश्वास हो गया कि मानसिंह अंग्रेज विरोधी है। तो उन्होंने 1839 में एक जांच कमेटी भी बिठाई, जिसमें ये पता करने के लिए कि मारवाड़ ब्रिटिश सरकार
के विरोध का एक केंद्र तो नहीं है। और उसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें पाई गई जिसमें पता चलता है कि मानसिंह और मारवाड़ ब्रिटिश सरकार का विरोधी था या विरोधी प्रक्रियाओं में संलग्न तो है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज सरकार ने मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मालानी बाड़मेर के अंदर मालानी क्षेत्र में एक अंग्रेज सेना तैयार की और उस सेना को उन्होंने मारवाड़ पर नियंत्रण, ताकि कभी विद्रोह की स्थिति हो तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो मालानी में एक सेना, अंग्रेजों ने बाड़मेर में एक सेना रखने का भी निर्णय लिया और मालानी लीजियन के नाम से आगे चलकर उन्होंने कार्य किया अंग्रेज़ों के लिए। रूस भी अंग्रेज विरोधी था, तो रूस अफगानिस्तान पर आक्रमण की योजना बना रहा था। तो मानसिंह उनसे भी संपर्क में थे कि जब रूस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण कर देंगे। लेकिन समय के साथ इस घटना का भंडाफोड़ हो गया और ये घटना एक के बाद एक अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी मिल जाती। इसके अलावा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने राजपूताना में ही नहीं पूरे भारत में एक योजना के तहत अपना शासन किया और वह योजना थी फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज़ों ने राजस्थान में भी राजपूताना के शासकों को आपस में लड़ने झगड़ने और यहाँ के सामंतों को राजपूताना के शासकों के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया। इससे स्थिति हमेशा अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रही, क्योंकि शासक अपने स्वार्थों के लिए, सामंत अपने स्वार्थों के लिए शासकों के प्रति लड़ते झगड़ते रहे। इससे वो कभी संगठित नहीं हो सके। अंग्रेज़ों से जब 1818 में संधियाँ की गई तो उन संधियों में एक बात स्पष्ट थी कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से राजपूताना के आंतरिक मामलों में, उनके उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने समय के साथ जो एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी राजस्थान में, AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल, और अजमेर में उनका मुख्यालय स्थापित किया और राजपूताना के रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए। पॉलिटिकल एजेंट का इतना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ गया कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में शासकों या रियासतों में उन्होंने एक जैसे कोटा डूंगरपुर के में के महारावल थे जसवंत सिंह, उनको डूंगरपुर से हटाकर उनको मथुरा वाले वृंदावन क्षेत्र में भेज दिया और उनके स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक को नियुक्त कर दिया। इससे शासकों में आपसी द्वेष की भावना भर गई। ऐसा ही माजरा कोटा का भी था कि कोटा में भी जो महारावल किशोर सिंह के स्थान पर जो वहाँ का फौजदार था जालम सिंह, उनके बीच अनबन हुई। तो अंग्रेज सरकार ने जालम सिंह का साथ दिया और उन्हें एक के बाद एक कोटा पर विजय प्राप्त करके उनको शासक बना दिया। ऐसी घटना जयपुर की भी थी। महारानी जो राजमाता भटियानी थी, उनके साथ अंग्रेज सरकार का जो दुर्व्यवहार था वो भी एक बड़ा कारण था। सांबर और डीडवाना जब मारवाड़ में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मालानी क्षेत्र में जब सैनिक छावनी या सेना रखने का निर्णय लिया तो उसका खर्च के लिए सांबर और डीडवाना का नमक उत्पादन क्षेत्र है, उनको भी अंग्रेज सरकार ने अपने अधीन ले लिया और एक जो उनसे जो आय प्राप्त होगी उनसे उन सेना का रख रखाव या संरक्षण किया जाएगा। तो
सांबर का क्षेत्र भी अंग्रेजों, नमक उत्पादन वाला क्षेत्र था, अंग्रेजों के द्वारा लेना, अपने अधिकार में कर लेना, ये भी एक शासकों में असंतोष का कारण था। अलवर में भी अगर हम देखें तो बलवंत सिंह के स्थान पर अंग्रेजों ने जो बन्ने सिंह का समर्थन करना, तो ऐसी घटनाएं भरतपुर में भी हुई। भरतपुर के महाराजा बलदेव सिंह की मृत्यु के बाद उनके भतीजे दुर्जन शाल को भरतपुर का महाराज बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने बलवंत सिंह के अवैध पुत्र को भरतपुर का शासक बना दिया और वहाँ पर एजेंसी काउंसिल स्थापित कर दी और अवैध शासन के साथ उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी एक कमेटी बना दी ताकि वो उनका शासन जब तक वैश्य नहीं हो जाते, जब तक भरतपुर का शासक अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। ऐसी रीजेंसी काउंसिल द्वारा शासन स्थापित करने का एक ही कारण था कि अंग्रेज सीधा भरतपुर पर अधिकार करना चाहते थे। ठीक ऐसी परिस्थितियाँ लॉर्ड डलहौजी ने भी की कि जब किसी की संतान नहीं होगी तो उसको राज्य। कुल मिलाकर अंग्रेज राजस्थान में पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित करके, सर्वोच्च शासन स्थापित करके राजस्थान को अपने नियंत्रण में लाना चाहती थी और ये शासकों को समझ में आ गया, लेकिन समझ में आया जब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। सामंतों के, अंग्रेजों शासकों के पास कोई सेना नहीं रही, जो भी सेना रखी गई अंग्रेजों के पास रही, उसका खर्चा शासकों ने उठाया और शासकों के पास से इस प्रकार से वो मकड़ी के जाल में फंस गए एक तरह से कि अब उनसे, अंग्रेजों से उनका निकलना आसान नहीं रहा। तो ये कुछ कारण थे जिसमें शासक असंतोष था 1857 की क्रांति में। लेकिन 1857 की क्रांति में इतना असंतोष शासकों का होने के साथ ही शासकों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, क्रांतिकारियों का नहीं। ये भी एक गौर करने वाली बात है। जबकि हम 1857 की क्रांति में सबसे ऊपर पढ़ रहे हैं पॉइंट में, शासकों में असंतोष, लेकिन शासकों ने इस असंतोष में अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का नहीं। ये भी एक 1857 की क्रांति की असफलता का कारण भी है। तो ये कुछ कारण थे जो शासकों में असंतोष था। तीसरा एक और कारण है, वो ये है कि सामंतों में असंतोष बड़ा कारण है। जो सामंत थे, सामंतों में असंतोष। सामंत राजपूताना के शासकों की एक शक्तिशाली सेना के आधार स्तंभ थे। जब शासकों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली तो अब सामंतों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। नई व्यवस्था से सामंतों की स्थिति महत्वहीन हो गई। सामंतों के पास वो अधिकार भी नहीं रहे जो उनको पहले प्राप्त थे। सामंतों को सामान्यतः एक सेना रखने के बदले उन्हें एक भूमि का क्षेत्र दे दिया जाता था, खालसा भूमि उनको दे दी जाती थी, उन पर सीधा उनका नियंत्रण होता था और वो एक के बाद एक उन क्षेत्र में प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व संबंधी का मामले को नियंत्रण उन्हीं के नियंत्रण में होता था। लेकिन नई परिस्थितियाँ स्थापित होने के साथ ही अब शासकों को सेना की जरूरत नहीं पड़ी, तो सामंतों को सेना रखने का अधिकार ही नहीं रहा और धीरे धीरे अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने सामंतों की स्थिति को और कमज़ोर बना दिया, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे नए कानून बनाए सामंतों की स्थिति और कमज़ोर, दिनों दिन कमज़ोर होती
चली गई। तो सामंतों के पास जो बात थी कि जैसे वर्ष में एक बार वो चाकरी व्यवस्था के लिए राज्य के शासकों के साथ शामिल होते थे, अपनी सेना के साथ, धन बल के साथ, तो अब चाकरी प्रथा भी समाप्त हो गई। तो इस व्यवस्था से जो उनकी जो प्रतिष्ठा दिखती थी, अपना शौर्य दिखाते थे, वो स्थिति अब नहीं रही। और जागीर जिस क्षेत्र में सामंतों को जो जमीन या जो क्षेत्र दिया जाता था, वहाँ के वो एक तरह से स्वतंत्र शासक होते थे। अब उन स्वतंत्र शासकों में वो स्थिति रही नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी स्थिति और हैसियत पर पाबंदियां लगा दी। तो जागीरों में वो स्वतंत्र शासक नहीं रहे। और यहाँ तक राजस्थान में तो यहाँ के शासकों को इतना तक अधिकार था कि वो अपने क्षेत्र में भूमि अनुदान भी दे सकते थे विभिन्न लोगों को, विशिष्ट लोगों को। ठीक है, साथ में भी एक के बाद एक उनको समय के साथ परिवर्तन हुए। तो न्यायालय में जो न्यायालय शुल्क लगता था, स्टाम्प शुल्क, वो सामान्यतः सामंतों को नहीं देना पड़ता था, लेकिन समय के साथ सामंतों को न्यायालय शुल्क देना पड़ा। और इससे भी सामंत लोग नाराज थे, क्योंकि पहले वो उनसे मुक्त थे और अंग्रेज़ों ने इसे अपने सरकार के नियमों के अधीन ले आए, तब उन्हें स्टाम्प शुल्क भी देना पड़ता था। सामंत अपने जागीर के स्वतंत्र शासक होने के कारण वहाँ से जो व्यापारी वगैरह निकलते थे, उनको राहदारी कर देना पड़ता था। अब जब वो स्वतंत्र शासक जैसी शासकों की भी स्वतंत्र शासक की स्थिति नहीं रही, तो सामंतों को स्वतंत्रता की बात ही खत्म हो जाती है। साथ ही अगर हम देखें तो सामंतों के पास जो राजस्व या आय के जो साधन थे, समय के साथ वो राजस्व और आय के साधन समाप्त होते चले गए। और जो उनके पास जो जिस वो शान बान के साथ ये लग्जरियस लाइफ चले रहते थे, अब वो उनके पास वो लाइफ भी नहीं रही, क्योंकि अब उनके पास आय नहीं रही। अब उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति दिनों दिन गिरती चली गई। तो इससे सामंत बहुत नाराज थे अंग्रेज़ों की इस नई व्यवस्था से। साथ ही उन्होंने जो सार्वजनिक जो प्रतिष्ठा थी, वो भी समाप्त हो गई अंग्रेज़ों के आने से, क्योंकि इससे पहले वो सामान्य स्वयं न्यायालय के जैसे कार्य, निर्णय देने का कार्य स्वयं करते थे। लेकिन अब स्थिति नए न्यायालय स्थापित हो जाने से सामान्य प्रजा को सामंतों के खिलाफ कार्य करने के या उनके खिलाफ अपील करने के, पुलिस न्यायालय में जाने का अधिकार दे दिया गया। बीकानेर राजस्थान का एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पर एक के बाद एक सामंतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का और कुर्की करने का आदेश जारी किए गए। तो इससे क्या हुआ कि जो स्थिति सामंतों की थी, वो स्थिति अब नहीं रही। इससे सामंत अंग्रेजों से नाराज थे। साथ ही जो सेठ साहूकार पहले सामंतों के को बड़ी जो देखें तो कि संपन्न मानते थे, शक्ति संपन्न मानते थे, और उन्हें एक के बाद एक सामान्य अगर बात करें तो उनको कर देना पड़ता था, राहदानी, दाना पानी कर उन्हें देना पड़ता था। उन्हें सुरक्षा उन्हें सामंतों से ही मिलती थी। लेकिन नई व्यवस्था से जो शांति और व्यवस्था स्थापित हुई और जो युद्धों की पृष्ठभूमि खत्म हो गई, क्योंकि अब शासक आपस में लड़ झगड़ने की जो स्थिति थी, युद्ध हो रहे थे, वो अंग्रेज़ों के आने से अब स्थिति नियंत्रण में हो गई। क्योंकि अंग्रेज उनको आपसी समझौतों के द्वारा, क्योंकि सेना ही नहीं रही शासकों के साथ, तो अब युद्ध की स्थिति रही नहीं, और अंग्रेज़ों की मध्यस्थता से तो अब सामंतों की स्थिति दिनों दिन गिरती चली गई। और इसी के साथ इन सामंतों ने अंग्रेज सरकार का विरोध या विद्रोह किया उनके खिलाफ। तो उन्होंने सामंतों ने सामान्यतः जो डाकुओं को संरक्षण देना प्रदान किया। तो उन डाकुओं के लिए भी अंग्रेज सरकार ने बहुत सारी सैनिक टुकड़ियाँ रखी, जिनमें अगर हम देखें तो कोटा कंटिजेंट है, ठीक है, जोधपुर लीजियन है, शेखावटी ब्रिगेड है, इन ऐसी बहुत सारी मालानी है। तो इन क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न जो डाकू लूटपाट कर रहे थे, अव्यवस्था फैला रहे थे,
उन व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने सैनिक टुकड़ियाँ भी स्थापित की। साथ ही अगर हम देखें तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से सामंतों ने एक के बाद एक अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में विद्रोह किया। तो सामंतों की शक्ति में सर्वाधिक गिरावट आई अगर हम देखें अंग्रेजों के इस टाइम पीरियड में 1818 के बाद, क्योंकि नई व्यवस्था से सामंत बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, न्यूट्रल हो गए। कहने का मतलब है अब उनके पास शक्ति, संसाधन, सेना और आय या जो न्यायिक जो अधिकार थे वो अधिकार अब उनके पास नहीं रहे। जो महत्वपूर्ण कारण था वो था जनसाधारण में असंतोष। चौथा कारण जन साधारण में असंतोष। अंग्रेजों का शासन राजपूताना में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होने से निस्संदेह राजस्थान में राजपूताना में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, विकास हुए, लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ। लेकिन जनसाधारण में ने कभी भी ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका शासकों के साथ एक अच्छा आत्मीय संबंध था। तो वो उनसे जनसाधारण में अंग्रेजों के साथ नहीं थी, जनसाधारण अंग्रेजों के साथ, जनता अंग्रेजों के साथ नहीं थी। इसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि उस समय के जो तत्कालीन समय में जो डाकू डकैत होते थे उनका उन्होंने एक के बाद एक सम्मान किया, क्योंकि जनता ने उनको जब भी स्थान पर डाकुओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ जो सेनाएं भेजी तो जनता ने सामान्यतः उन डाकुओं की प्रशंसा की, उनको छुपने को जगह दी, उनको जगह भोजन करवाया, उनको संरक्षण प्रदान किया। जो भी उनकी व्यवस्था थी, दाना पानी, जैसे उनके घोड़ों को दाना पानी है, चारा है, भोजन है, तो ये या अंग्रेजों को उन्होंने गलत रास्ते बताकर उनको भ्रमित कर दिया कि इधर नहीं इधर गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जनता भी अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि डाकुओं की प्रशंसा करना और एक के बाद एक, क्योंकि डाकू लोग क्या करते थे कि सामान्यतः गरीब लोगों की सहायता करते थे, कि जैसे धनी लोग हैं, अंग्रेज लोग थे या सेठ साहूकार लोग थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, डाकू लोग उनको लूटते थे और उनकी लूट का जो माल मिलता था वो गरीबों में सामान्यतः बांट दिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे डकैतों के राजस्थान में नाम है जिन्होंने अंग्रेज सेना में की नाक में दम कर रखा था। ऐसे ही दो सैनिक डकैत के नाम अगर आपने सुने हो तो डूंग जी और जवाहर जी शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति रहे और उन्होंने आगरा के सीकरी में एक धनी सेठ को लूटा और उससे अंग्रेज सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। और लेकिन एक दिन वो जेल से उनके सहयोगियों के साथ आक्रमण हुआ और मुहर्रम वाले दिन वहाँ से भाग निकले और उसके बाद उन्होंने पूरे तांडव मचाया पूरे राजपूताना में, मारवाड़ तक आए वो लोग। अंग्रेज़ों ने भी उनका पीछा किया, लेकिन अंत में राजपूताना के शासकों के सहयोग से, क्योंकि एक आदेश जारी करके कहा गया कि इन डकैतों को पकड़ा जाए, उनको शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, ऐसे आदेश शासकों को दिए गए। तो शासकों के सहयोग से अंग्रेज सरकार ने इन जवाहर जी और डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्हें एक के बाद एक मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो डूंग जी और जवाहर जी जिन्होंने फतेहपुर सीकरी के एक व्यापारी से 3 लाख की धनराशि उस समय में लूटी और जनता में बांट दी, और मुहर्रम वाले दिन जब वो आगरा से भाग निकले, तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने वहाँ से भागने के बाद 1857 की क्रांति से 10 साल पहले 1857 में उन्होंने नशीराबाद की छावनी पर भी आक्रमण किया था।
तो इससे अंग्रेजों के खिलाफ डकैतों के प्रति जनता का जो सहयोग रहा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं देकर डकैतों का साथ दिया, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ की जनता भी अंग्रेजों के साथ नहीं थी। अगर वो अंग्रेजों के साथ होती तो निसंदेह वह डकैतों का साथ नहीं देती। इसके साथ बड़ा जो योगदान होता है, सामान्यतः कहा जाता है कि तलवारें और बंदूकें क्रांति नहीं लाते, क्रांति लाते हैं शब्द, कलम क्रांति लाती है। तो अगला कारण है वह है साहित्यकारों का योगदान। साहित्यकारों का योगदान, साहित्यकारों का, लेखकों का, विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी क्षेत्र में। तलवारें और बंदूक जब कार्य करती है, जब साहित्यकार उन्हें, उनके मन में वो विचार या वो जोश, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना उनमें भर देती है। तो ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं जब साहित्यकारों ने एक नया जोश आने वाली पीढ़ी में लोगों में भरा। तो राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को, शासकों को लताड़ा और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। ऐसा ही नाम आता है, सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो बांकीदास का। अगर आपने पढ़ा हो तो बांकीदास की ख्यात। बांकीदास एक ऐसे कवि रहे हैं जो स्वतंत्र रहे हैं और उन्होंने भरतपुर के रणजीत सिंह की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की या उनके खिलाफ संघर्ष किया, जबकि राजपूताना के दूसरे शासकों के खिलाफ, शासकों को उन्होंने ताने दिए और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी मातृभूमि पर अधिकार कर लिया है और हम अपनी मातृभूमि को बेचकर सुख से या चैन से कैसे सो सकते हैं, और उन्होंने हमारे शासकों को लताड़ा। तो बांकीदास उन्होंने लिखा कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे मुल्क पर आ गया है, मुल्क की चढ़ाई कर ली है, हमने अपनी मातृभूमि को बेच दिया है और हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाएंगे, बंधनों में मातृभूमि तड़प रही है। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीय राजपूताना के शासकों को, उनके पूर्व के गौरवगान को उन्होंने वर्णन किया, तो उससे लोगों में जागृति आई, शासकों में भी जागृति आई। ऐसा ही एक नाम और है जिसमें कवि राधोदास का नाम आता है। राधोदास ने सलोम्बर के जो शासक रहे हैं केसरी सिंह, उनकी प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं लिखी। तो राधोदास का भी नाम सर्वोच्चता के साथ लिया जाता है। तो राधोदास भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, जिन्होंने, अगला नाम अगर देखें तो दुलजी का है, जिन्होंने एक के बाद एक डूंगरपुर के सामंतों को फटकार लगाई। इसलिए लगाई क्योंकि डूंगरपुर के उत्तराधिकार का प्रश्न था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समर्थन किया। तो इससे अंग्रेज़ों के सहयोग करने से उन्होंने डूंगरपुर के सामंतों पर जो फटकार लगाई, निस्संदेह वो दुलजी की बड़ी। ऐसे ही बहुत सारे राजस्थान में कवि हुए हैं, कवि गिरवरदान रहे हैं, कवि लक्ष्मीदान रहे हैं, कवि उज्ज्वल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में भी बहुत सारे, जैसे हम देखें स्वतंत्रता तक इन साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हमें साथ ही एक पश्चिमी जो पाश्चात्य विचार है वो भी एक कारण रहा है, और पाश्चात्य शिक्षा या विचार, शिक्षा और विचार। तो पाश्चात्य शिक्षा और विचार जब राजस्थान में एक के बाद एक
प्रारंभ किए गए। बहुत सारे धर्म सुधारक जब आए राजस्थान में 1833 के बाद, हम देखते हैं भारत में एक के बाद ईसाई धर्म प्रचारक भारत भेजे गए और ईसाई भारत को, यहाँ की संसद में बयान तक है कि भारत ब्रिटेन को इतना अच्छा एक विशाल देश मिला है, तो क्यों नहीं भारत को ईसाईकरण कर दिया जाए। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में उनको अधीन करने के लिए ईसाई धर्म से रंगने के लिए उन्होंने एक के बाद एक पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन किया। यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म से रंगने की कोशिश की गई। यहाँ के लोगों को ऐसे लालच दिए गए, सर नौकरियों का लालच दिया गया, गरीबों को उनका अच्छा भोजन, घर, इस प्रकार के लालच से क्या हुआ, अकाल जब पड़ गए तो अकाल के समय में उन्होंने लोगों के पास जाकर 3-3 टाइम भोजन दिया गया और उन्हें ईसाई धर्म के बारे में ऊंच नीच की जो बातें थी उनमें कहा कि हम समानता की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत में वो धीरे धीरे एक के बाद एक, राजस्थान में वो एक के बाद एक ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और जो रहन सहन वगैरह जो चेंज हुआ उससे भी लोग नाराज हुए थे। एक और भी कारण रहा है सामाजिक सुधार। जब राजस्थान में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया तो अंग्रेज़ों के शासन सर्वोच्चता स्थापित होने के साथ भी उन्होंने सामाजिक सुधार आरंभ किए। सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार भी 1857 की एक क्रांति का कारण रहा। अंग्रेज़ों ने जब एक के बाद एक, जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को जब अंग्रेज़ों ने अवैध घोषित किया विलियम बेंटिंक के समय में कि सती प्रथा गलत प्रथा है, वह पति के मरने पर पत्नी को जिंदा जला देना ये उचित नहीं कार्य या उचित अच्छा कार्य नहीं कहा जा सकता। तो जब 1828 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इससे शासकों ने, जनता ने ये माना कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर एक के बाद एक हमारे सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं उसमें हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने सामाजिक समानता की बात की, शिक्षा की बात की, शिक्षा सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात की, तो इससे अंग्रेज नाराज हुए। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जनता या शासक लोग या समाज का एक हिस्सा जो जातीय संकीर्णता की मानसिकता की शिकार थी, जब उन्होंने समानता की बात कही तो एक के बाद एक उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सामाजिक हस्तक्षेप, सुधार को भी उन्होंने सामाजिक हस्तक्षेप, सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ने की साजिश माना और अंग्रेज़ों के खिलाफ ठीक ऐसे ही अंग्रेज़ों गोद निषेध प्रथा को जब अंग्रेज़ों ने लागू कर दिया तो वो भी एक सामाजिक जो परंपरा थी कि किसी की संतान नहीं होने पर, तो वो भी कुछ कारण थे जो सामाजिक सुधार भी किए। तो भी राजस्थान की जनता ने, जो शासकों ने, सामंतों ने, जो अधिकार संपन्न लोग थे, उन्होंने उसको विरोध किया, वो कारण रहे। इसके अतिरिक्त भी कई कारण रहे, जैसे उन्होंने एक के बाद एक जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण देखें तो अंग्रेज़ों ने जो पॉलिटिकल एजेंट उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण भी बता सकते हैं, सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण भी रहे। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण में अगर हम देखें तो सीधा सीधा ये था कि जैसे अंग्रेज़ों ने संधियों के साथ ये था कि वो किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। एजेंट टू गवर्नर जनरल अजमेर में बिठा दिया गया, जो पूरे राजपूताना पर निगरानी रखता, उनकी पूरी नीति रीति को, उनके क्रियाकलापों को दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल तक पहुंचाने का कार्य करते। ऐसे ही भी उन्होंने प्रत्येक राज्य के अंदर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए और वो सीधे सीधे आंतरिक मामलों में, अंग्रेज शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिन कारणों से राजस्थान में 1857 की क्रांति
हुई और उन क्रांति के कारण हम देखते हैं किस प्रकार से आगे ये कारण थे। और इससे आगे हम देखेंगे कि अगले वीडियो में कि क्रांति का प्रसार राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में और किस प्रकार से